जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और 12 क्लास का जो बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का ये परीक्षा जो है फरवरी में होने वाला है और इसका जो अब तैयारी है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज उसी से रिलेटेड है, आज हम लोग का 12th क्लास का ये हिस्ट्री का चैप्टर 1, ईंट मन के एवं अस्थियाँ, जिसमें डिस्कस किया गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों लोग को पता होगा ये हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये हड़प्पा सभ्यता एक पाकिस्तान का एक स्थल है। ये कोई ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि शायद ये कुछ नाम होगा अटपटांग आइटम बम की तरह, ऐसे हड़प्पा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता एक हड़प्पा नाम का एक जगह है जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हो गया है। पहले भारत पाकिस्तान तो एक था, तब ये सभ्यता पली फूली थी। ठीक है, तो ये सभ्यता वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, कैसा रहते थे लोग, ये सब डिस्कस किया गया है इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और ये इंडस वैली के नाम से इंग्लिश में भी इसको जाना जाता है। तो अब हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में किए थे? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। और इस हड़प्पा सभ्यता का जो काल है ना, ये इसके विषय में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो काल है 3250 से 2750 तक के बीच था। कोई इतिहासकारों ने नाम दिए इसका काल का बताए हैं कि 2300 बीसी से लेकर 1750 के बीसी में था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार दिए हैं, जबकि ये फाइनली अंत में ये प्रूफ होगा, माना गया कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो काल था ना, वो 2500 बीसी से 2750 बीसी, सॉरी 1750 बीसी है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ठीक है, ये फाइनली ये माना गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये इसका काल जो है 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच था। तो उसी से रिलेटेड है चैप्टर 1 का क्वेश्चन 1। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ना आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता जो थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों जगहों में फैली थी और इसे सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में भी इसको माना जाता है। और यह सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। और ये जो इस सभ्यता में ना ज़्यादातर लड़ाई झगड़े को ये सब कहीं जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया है और ये शांतिप्रिय सभ्यता थी और इसको जो है मातृ सत्तात्मक सभ्यता ये थी। ठीक है, अब इसको देखते हैं सवाल को। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों का भोजन क्या था, उसकी सूची बनाने बोला गया। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों के लिए पौधों और जानवरों के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध थी। अब खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी उन लोग के लिए। उसमें से उपलब्ध सामग्री क्या क्या था? जैसे गेहूँ, जौ, छोले, तिल जैसे अनाज शामिल थे। ठीक है, हड़प्पावासी मछली भी खाते थे। देखिए, हड़प्पा स्थलों पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। अब हड्डियाँ मिलने से ये प्रमाण होता है कि भेड़, बकरी, सुअर, इन सब का हड्डियाँ मिली है। ठीक है, इन जानवरों को पालतू भी बनाया जाता था। तो बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाया जाता था। देखिए, बनाया गया, लेकिन यह पता नहीं चला है कि हड़प्पावासी इन जानवरों का शिकार करते थे या किसी अन्य समुदाय से खरीदते थे। अब ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि उसको मार के खुद खाते थे या फिर उसका कहीं से खरीद के ला के खाते थे। ठीक है, और जिन लोगों के अनाज के दानों और बीजों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आहार से संबंधित प्रथाओं के बारे में जानकारी दी थी, उन्हें पुरातन वनस्पतिविदों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो प्राचीन पौधे के विशेषज्ञ थे। अब कुछ चीज़ें जो है ना मतलब सब्जी से रिलेटेड जिन्होंने जानकारी दी है वो प्राचीन पौधे के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बताया था कि कुछ लोग वहाँ पर खाने के रूप में अन्य चीज़ें भी इस्तेमाल करते थे, मतलब मांस के अलावा भी। ठीक है, तो घर पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है। जैसे जूलॉजिकल या चिड़ियाघर को पुरातत्वविदों के रूप में जाना जाता है। पौधों से लिए गए उत्पाद, भोजन जुटाने वाले समुदाय और मांस और मछली का शिकार करने वाले समुदाय। तो 3 प्रकार के लोग थे उसमें,
जैसे कुछ लोग जो थे पौधों से उत्पाद प्राप्त करते थे, कुछ भोजन जुटाने वाले समुदाय थे, कुछ लोग मछली शिकार करके जमा करते थे भोजन को। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, अब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नज़दीक ही है। दूसरा क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, जो खोज इनका करते हैं ना, किसी भी सभ्यता का खोज करते हैं, पता लगाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी सामान को खोजते हैं, तो उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हड़प्पाई समाज में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं। अब मान लीजिए उस टाइम तो, अभी जो आदमी बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उस टाइम तो हड़प्पा सभ्यता के काल में तो थे ही नहीं। तो अभी के व्यक्ति कोई भी है तो हड़प्पा काल यानी कि 2500 BC है ना, 2500 BC यानी कि ईस्वी सन लागू होने के 2500 साल पहले, यानी कि अभी से हम, अभी तो 2023 चल रहा है ना, 2023, अब दोनों के ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इतना साल पुराना, दो यानी कि कह सकते हैं हम लोग लगभग 4500 साल पुराना सभ्यता थी ये। तो सोचिए 4500 साल पहले के बारे में कोई कैसे पता लगा सकता, तो कैसे पता लगाए उसी का इसमें आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए, पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई समाज में कुछ रणनीतियाँ जैसे कि समाधानों का अध्ययन और विलासिता की खोज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाया। देखिए, तो ये जो समाधान है ना, पहला पॉइंट समाधान हो गया। दूसरा विलासिता, समाधान यानी कि शवों को दफनाने की विधि किस प्रकार थी, तो कैसी थी, कैसे किया जाता था, तो अलग अलग समाधानों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है, अलग अलग तरह की बातें वहाँ से निकलती है, तो इससे पता चलता है वहाँ की लोगों का जीवन किस प्रकार से जुड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ। और इसी से और क्या है, विलासिता सब की खोज, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादातर प्रयोग किया करते थे, कैसे करते थे, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक का अध्ययन किया जा सकता है, सामाजिक जीवन का। अब देखिए, ज़्यादातर मृतकों को गर्तों में दफनाया जा गया था। गर्तों मतलब क्या होता है कि जब छोटा मोटा कोई गड्ढा, जैसे गड्ढा खोद के उसको डाल दिया जाता था उसी में, और उसको ऊपर कवर कर दिया जाता था मिट्टी डाल के। देखिए, पहले जो है ना, सबसे पहला जो गर्तवास, पहले के लोग जब थे ना, पाषाण काल के लोग, तो उसमें लोग ठंडे में बचने के लिए खुद नीचे ज़मीन में गड्ढा करके और फिर उसको उसमें रहते थे, उसको गर्तवास कहा जाता था, यानी कि ज़मीन के नीचे गड्ढा करके खुद रहना हो, गर्तवास कहलाता था। यानी कि उसी प्रकार सेम क्या हो गया कि अब सबसे पहला जो गर्तवास कहाँ मिला है, बुर्ज होम से, ये भी याद रखिएगा आप लोग, पाषाण काल का ये क्वेश्चन है। तो गर्तवास में दफनाया जाता था, यानी कि नीचे गड्ढा करके दफना दिया जाता था। ठीक है, अब क्या है, कुछ गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है। अब सोचिए, ईंटों की चिनाई की गई थी कुछ, जबकि सब में नहीं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। देखिए, ये था उसका पहचान, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जिसको कहा जाता है मृदभांड, आभूषण यानी श्रृंगार। संभवतः कुछ ऐसी एक मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जाता था। अब बताइए, जब कोई भी व्यक्ति कब्र में कुछ चीज़ें दफनाई गई है तो दफनाती है, तो उसमें पता क्या चलता है कि इनको भरोसा होगा कि अगला जन्म में इनका ये सब चीज़ों का प्रयोग होगा, इसलिए उनके साथ बहुत सारी चीज़ें दे दिया जाता था। ठीक है, विलासिता की खोज, इस तकनीक का उपयोग कलाकृतियों के अध्ययन से सामाजिक मतभेदों की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब कौन, देखिए, अब जिस प्रकार से समाज में लोग रहते हैं उस प्रकार से उन लोग का सामान भी रहता है। मान लीजिए कोई हाई स्टैंडर्ड फैमिली है, परिवार है, तो उसमें देखिए रहन सहन का तरीका अलग होता है, वहाँ के घरों में सामान अलग अलग मिलेंगे। मिडिल क्लास के घरों में जाएंगे तो वहाँ के लोगों के घर में थोड़ा सा सामान लो कैटेगरी का मिलेगा, और नीचे कैटेगरी के लोगों के घर में जाएंगे तो उनके घर में ना थोड़ा सा सामान कम कीमत की वस्तुओं की होती है। इन सब वस्तुओं जो होती है ना, उससे भी पता लगा सकते हैं कि समाज, अगर सभी के जगह में हर एक ही तरह का सामान मिलता है तो सब सामान समाज में एक, सभी लोग एक तरह के थे, लेकिन अलग अलग तरह के मिलेंगे सामान, अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, तो इस प्रकार से थोड़ा बटा हुआ हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे है विलासिता के रूप में कहते हैं, पहली श्रेणी में प्रथम पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य सामग्रियों से बने दैनिक वस्तुओं के उपयोग शामिल है। यह माना गया है कि यदि दुर्लभ वस्तु या महंगी और गैर स्थानीय सामग्री जटिल तकनीक से बनी है तो यह विलासिता की श्रेणी से संबंधित है। देखिए, अभी मैंने जो आपको समझाया कि महंगी, सस्ती, फिर उससे महंगी, तो इस प्रकार से जो बटी हुई रहती है उसको कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं कि उस तरह के लोग भी रहे होंगे उस समाज में। कलाकृतियों के वितरण से पुरातत्वविद को जो अंतर दिखाई देते हैं, बहुमूल्य पत्थरों से बनी दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बस्तियों से केंद्रित है।
अब देखिए जो कीमती वस्तुओं से बनी हुई चीज़ें थी वो ज़्यादातर कहाँ से मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी भी कहा गया है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का दो सबसे प्रमुख नगर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जुड़वां राजधानी भी कहा गया, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वां राजधानी कहा गया। यानी कि मोहनजोदड़ो भी एक बहुत अच्छा जगह था और हड़प्पा सभ्यता भी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो थोड़ा कम महंगा होगा चीज़ें या कुछ सस्ती चीज़ें होगी वो कभी कभी क्या है छोटी सी बस्तियों में पाई जाती थी, लेकिन कुछ जगहों पर महंगी वस्तुएं छोटी बस्तियों में भी पाई गई है, ऐसा हम लोग रिसर्च के माध्यम से कह सकते हैं। आगे देखिए, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा के सभ्यता के जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जल निकास प्रणाली, आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है कि जल निकास प्रणाली उन लोग का बहुत बेहतरीन होगा। और इसमें दिया हुआ देखिए जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा शहरों की सबसे विशेष विशेषताओं में से एक थी। सबसे खास विशेषता तो हड़प्पा सभ्यता का तो वही था। अभी के हम लोग के टाइम में देखिएगा कि बहुत सारी नालियाँ खुली होती है, लेकिन ये उस टाइम का बात करिएगा यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि आज से 4500 साल पहले का, तो उस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग नालियों को कितना क्लीन रखा करते थे। ठीक है, आगे है टाउन प्लानिंग प्रणाली बहुत मजबूत थी। टाउन का जो प्रणाली होता था ना बनाने का, प्लानिंग पहले से करते थे, किस प्रकार कहाँ क्या करेंगे, सबका बहुत बेहतरीन था। सड़कों तथा गलियों लगभग एक ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था, यानी कि सड़क और नालियाँ जो थी ना ग्रिड पद्धति पे बनता है। ग्रिड क्या होता है कि जैसे चौकोर टाइप का होता है, चौकोर घर रहेगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए घर है चौकोर टाइप का। अब ये देखिए किनारे से ऐसे नली बना दिया गया है, ऐसे नली बना दिया गया, फिर बीच से ऐसे रास्ता बना दिया गया, फिर ऐसे रहता था। अब देखिएगा इसको अच्छे से कि ये नाली भी है चौकोर, ये भी है नाली चौकोर, रास्ता भी है चौकोर, यानी कि उन लोग का हम लोग का भी टर्निंग, अगर मान लीजिए कोई मोड़ आ गया तो हम लोग का सड़क का टर्निंग कैसे रहता है, ऐसे हो जाता है यू आकार का लगभग, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं था, उन लोग को सीधा सीधा ही था, ऐसे रहता था। अब सोचिए ऐसे जाना है आपको और लेफ्ट मुड़ना है, तो यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे काटते थे एक दूसरे को, समकोण पे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, यानी कि पहले नाली और फिर गली साथ में बनाया था, फिर उसके अगल बगल आवासों यानी कि घर को बनाया गया था। कितनी बेहतरीन थी। देखिए सबसे पहले वो लोग नाली और गली बनाते थे ताकि आने जाने में सुविधा हो। अब पानी निकास प्रणाली जो था उनका सबसे पहले होता था। और अभी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पहले घर बनाओ फिर नली जहाँ चाहे वहाँ निकाल दो, जैसे सड़क वड़क पे कहीं पे भी चल दो, लेकिन पहले वो लोग नली ही बनाते थे। हर घर ईंटों के फर्श से बने होते थे, एक स्नानागार होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। सभी नालियाँ एक दूसरे से क्या होती थी, कनेक्टेड होती थी। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ठीक है, हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। नालियों को ना ढक दिया जाता था, पक्की नालियों की ईंटें मिली हैं, मतलब पक्की ईंटों की नालियाँ मिली हैं, सॉरी। तो जो पक्की ईंटें होती थी ना फिर उसको कवर कर दिया जाता था ताकि सफ़ा करने के टाइम में उसको फिर हटाने के लायक भी ऐसा रखते थे, और सब समय समय पर उन्हें साफ भी किया जाता था। ठीक है, मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। ठीक है, और यह योजना जो था ना पूरी बस्ती में लागू किया गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने वाले प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि जो मनका बनाने का जो विधि था उसको बहुत ज़्यादा सुंदर था और ज़्यादातर सुंदर लाल रंग का बनाया जाता था, जिसको कार्नेलियन कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ यूज होता था, तो जिस पर स्फटिक कार्टस तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर तथा तांबा
कांसा, सोने जैसी धातुएं, ठीक है, पत्थर में याद रखिएगा, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी। 4 प्रकार का पत्थर और धातु में तांबा, कांसा तथा सोने की वस्तुएं तथा शंख, फियांस और मिट्टी की सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। ठीक है, मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था मन के बनाने के लिए। कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप के वाले पत्थर के होते थे, कई आकार के होते हैं, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित इत्यादि। मतलब अलग अलग प्रकार से मन के बनाए जाते थे। मन के ज़्यादातर ये जो श्रृंगार से रिलेटेड था, जिसमें उसको आभूषण के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था, कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती थी, अलग अलग तरीके से लोग बनाया करते थे। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। सेलखड़ी के पत्थर को ज़्यादातर वो लोग प्रयोग करते थे, जिसमें आसानी से उसको उकेरा जाता था। जितना हार्डनेस रहे चीज़ों पे होगा ना, उसको उतना टफ हो जाता है उसमें चित्रकारी करना। कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर किया जाता था, ढाल के भी किया जाता था सांचे में। मान लीजिए इसे पिघला जाता था, फिर पिघला के कोई सांचा होता था ना, उसमें डाल दिया जाता था मेल्टिंग करके। ठीक है, इससे कई विविध आकारों के मन के बनाए जाते थे, जिसके कारण अलग अलग प्रकार से उसके मन के बनाए जाते थे। अब अगर मान लीजिए पिघला के किसी चीज़ का निर्माण करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग रूप में, किसी भी रूप में चाहे ढाल सकते हैं। अब देखिए, ये है 5वां क्वेश्चन। आकृति 1.30 को देखें और जो देखते हैं उसका वर्णन करें। सब कैसे रखा गया है, इसके पास रखी वस्तुएं क्या है, क्या शरीर पर कोई कलाकृतियां हैं, क्या एक कंकाल के लिंग का संकेत देते हैं। आप इसको सावधान करो, देख कर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चूड़ी क्या करती है, जिससे एक महिला, अब चूड़ी रहेगा तो जाहिर सी बात है ना कि महिला होगी, तभी तो चूड़ी दफनाएगा उसके साथ। तो इस प्रकार से आप इसको चित्र को देखिए और कुछ कुछ चीज़ें समझिए। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वन हम लोगों ने समझा कि वहाँ की नाली व्यवस्था किस प्रकार थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। सामाजिक में हम लोग कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार किया करते थे, और वहाँ बहुत ही शांति प्रिय था, और वहाँ पर के लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। राजा का कहीं चर्चा नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है। सबसे पहले नगर योजना, टाउन प्लानिंग, यानी कि वहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता की तरह बिल्कुल वैसे ही था। अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा को दोनों को नज़दीक समझने की कोशिश मत करिएगा, ये काफ़ी दूर में था स्थित। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वैसे भी त्रिभुजाकार में था। एक भुजा अफगानिस्तान की तरफ जाता था, दूसरा नीचे महाराष्ट्र, और तीसरा ये हम लोग उत्तर प्रदेश वाला इलाका में त्रिभुजाकार जैसा बन जाता है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, भारत का नक्शा में हड़प्पा सभ्यता को तो आपको नज़र आएगा, ऐसे करके फैला हुआ है त्रिभुजाकार टाइप का। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग जो था वहाँ का मोहनजोदड़ो सबसे बहुत बेहतरीन था। 2 भागों में बस्ती को विभाजित किया गया था। ठीक है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। ठीक है, एक ऊंचा एक छोटा। अब छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे होगा, हो सकता है वो सबसे ऊपर में भी छोटा बनाया गया, और बड़ा है तो इसका मतलब थोड़ी ऊंचा पे बनाया गया, हो सकता है नीचे में भी बनाया गया। यहाँ पे कहने मतलब यही है। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला नगर नाम दिया गया। दुर्ग को ऊंचाई के कारण कहा गया दुर्ग। ठीक है, ऊंचाई में जो बनाया गया घर वगैरह उसको दुर्ग कहा गया, और जो नीचे में बनाया गया उसको निचला शहर कहा गया। ठीक है, दुर्ग की दीवार से घर घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग जो होता है ना, उसको सुरक्षित बनाने के लिए या निचले शहर से बचाने के लिए उसको, या फिर उससे अलग करने के लिए चारों तरफ से 4 दीवारी किया गया था, ताकि ये सेफ जोन में रहे। ठीक है, इनमें कई प्रकार के एक आंगन केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। अब देखो, कई आंगन मिला है बिल्कुल, जो आज के टाइम में हम लोग तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग से कुछ पहले, हम लोग अगर यानी कि बात करेंगे आज से लगभग 20-25 साल पहले, देखेंगे जितने भी घर बने थे पहले, तो उस सब का घर में एक आंगन होता था, और चारों तरफ से क्या होता था, कमरे घर होते थे, सभी लोग बीच आंगन में बैठा करते थे। अब तो ज़मीन उतना बचा ही नहीं, तो आंगन तो आपको बनाना चाहता नहीं है, बट बहुत कम जगहों में आपको आंगन देखने को अब मिलेगा। ठीक है, संभवतः खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। मेन जो है ना मोहनजोदड़ो में, ये आंगन खाना पकाने कताई जैसे करने गतिविधियों का था।
था, यानी कि आंगन का काम क्या था कि खाना पकाओ और खाना वहाँ पर कई कताई करो या कुछ अन्य चीज़ें का काम करो, कुछ भी हो तो वहीं करते थे आंगन में। कपड़ा बुनने वगैरह का भी काम करते थे। ठीक है, गर्मी का मौसम में तो सब तो ज़्यादातर वहीं बैठा करते हैं शाम को। ठीक है, हर घर का ईंटों के पक्के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। ठीक है, बहुत सारे मतलब स्नान घर होता था, पक्की ईंटों के फर्श से बना होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क के नाले से जुड़े हुए थे। जिसकी नाली, यानी कि कहीं भी आप देखिएगा कि नाली के चर्चा जरूर मिलेगा और सभी कनेक्टेड मिलेगा। घर की नाली से गली का नाली, और गली का नाली से फिर साइड वाला नाली, जो उसको एक बड़े नाली मिल जाती थी। फिर आगे जाकर एक बहुत बड़ा हौद होता था जिसमें जाकर स्टोर होता था पानी। फिर उससे आगे ओवर भर जाने के बाद फिर वो नदी में जाकर मिल जाती थी। अब कुछ घरों में क्या मिला है, कहाँ चला गया, आगे देखिए। कुछ घरों में तल या छत पर जाने वाले हेतु कई बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले, यानी कि छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनाए गए हैं। कई आवासों में कुआं भी था। बहुत सारे कक्ष जिसमें बाहर से आया जाता था। बहुत सारे कक्ष जो भी बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। ठीक है, दूर पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अब बहुत ज़्यादा दूर का प्रयोग नहीं किया जाता था, सार्वजनिक तौर पे किया जाता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी, यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ बनी थी जहाँ नीचे जलाशय में जाने के लिए। क्या हो जाता है यार, बार बार गलती से वहाँ चल जाता है उंगली। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गहरे प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। ठीक है, इसको धातु को याद रखिएगा, ये जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। अब सिस्टम क्या था उन लोग का, तो सड़कों तथा गलियों को लगभग ग्रिड पैटर्न बनाया जाता था। जैसे भी हम आप लोग को बताएं कि चौकोर टाप कैसे ऐसे बनाया जाता था। नगर नली गड़ी सब जितना होता था ना, सब चौकोर होता था। बीच से रास्ता हो गया, इधर से नाली हो गया, सब क्या होती थी, चौकोर, यानी कि। ठीक है, देखिए कुछ आगे देखिए आप, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़िएगा, टाइम नहीं होने के कारण थोड़ा सा फास्ट थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट होता है मैं बता देता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है बड़े शहरों के लिए अद्वितीय नहीं था, बल्कि हम इसे छोटी बस्तियों में भी पाते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा उस टाइम के लिए लोगों के लिए ना नॉर्मल था, क्योंकि हर जगह आपको गली मतलब शहरों में भी गाँवों में भी आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलता था, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे क्योंकि नॉर्मल था। अभी का टाइम में कुछ अलग करेंगे तो शायद हम लोग के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन उस टाइम के लोग सभी घरों में नालियाँ बनाए जाते थे, जिसके कारण वो एक नॉर्मल तरीके से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए, यानी कि कौन कौन सा कच्चा माल का उपयोग किया जाता था और लोग शिल्प उत्पादन में। तथा चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे, और पता करिए कि ये कहाँ से आते थे। देखिए ये आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा कि इसमें जो है ना आवश्यक कच्चे माल पत्थर के टुकड़े, पूरे सीप, तांबा, अयस्क आदि शामिल थे। तो इस धातु का प्रयोग किया करते थे, जैसे पूरे सीप, तांबा, पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे कच्चे माल के रूप में इसमें लोग इस्तेमाल करते थे। अब बहुत सारे कच्चे माल लोग खरीदते भी थे, जैसे मिट्टी की सामग्री, मिट्टी जैसी कुछ सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध थी, जबकि पत्थर, लकड़ी और धातु के जैसे पदार्थ जल मैदान के बाहर खरीदे जाने थे। देखिए कुछ मिट्टी के रूप में तो वहाँ उपलब्ध था, लेकिन कुछ चीज़ें जो जलोढ़ मैदान के बाहर से खरीदा जाता था, जिसमें से क्या था, नागेश्वर और बालाकोट जैसे जगहों से सीप प्राप्त किए जाते थे, यानी कि नागेश्वर और बालाकोट से सीप। थोड़ा जूम करते हैं अब अच्छे से। नागेश्वर और बालाकोट से क्या प्राप्त होता था, सीप, लापिस लाजुली, एक नीले रंग का पत्थर जो सोर्तुगई से अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोर्तुगई एक्चुअली अफगानिस्तान में है, तो वहाँ से लाया जाता था। कार्नेलिया लोथल से, कारेलिया जो सुंदर पत्थर होता था ना, भी चर्चा किए थे, लोथल से मंगाया जाता था। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। दक्षिण राजस्थान और गुजरात से स्टीटाइट पत्थर मंगाया जाता था। राजस्थान से धातु मंगाया जाता था। दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा,
याद रखिए खेतड़ी तांबा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ था उस वक्त। ठीक है, तांबा ये जो अभियान के भेजा खरीदा जाता था, अभियान के तौर पर इसको खरीदा जाता था। ये सब जगहों से ना लोग सामान लाने के लिए एक अभियान के तौर पर जाते थे। हाल ही में कई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है तांबा सभ्यता अरब प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। याद रखिएगा जो खाड़ी देश है ना ओमान, वहाँ से भी लाया जाता था तांबा। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान तांबा हड़प्पाई पुरास्तुओं दोनों में निकल अंश मिले हैं। याद रखिएगा ये जो निकल है ना हड़प्पा स्थलों में जो धातुएं प्रयोग की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। तीसरी इसमें शताब्दी लिख दिया, बल्कि तीसरी शताब्दी होना चाहिए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनाकत मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नामक तांबे से क्षेत्र से तांबे का आगमन के संकेत मिले। ठीक है, तो यहाँ ने तीसरी शताब्दी में मेसोपोटामिया से जो ओमान शब्द के लिए प्रयोग किया गया था मगान, ठीक है, वहाँ से तांबा आगमन के संकेत मिला है। ठीक है, तो ये उस वक्त कह सकते हैं कि ओमान जो है तांबा जो बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया करता था। नेक्स्ट है चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो देखिए पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित विधियों से अतीत का पुनर्निर्माण किया। पहला, पुरातत्वविद प्राचीन बस्ती में उत्खनन का संचालन करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बस्तियों का पता करने के लिए लोगों द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों या विवरणों का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, पुरातत्वविद कलाकृतियों अवशेषों का पता लगाते हैं, जैसे मोहरें, हड्डियाँ, सीप, संरचनाएं, आभूषण, औजार, खिलौने, वजन, मिट्टी के बर्तन, धातुएं और पौधों और जानवरों का अवशेष। इन सब चीज़ों से ही तो पता करते हैं। वे विभिन्न समूहों जैसे सामग्री, उपकरण, आभूषण आदि के निष्कर्षों को वर्गीकृत करते हैं। अब जिस प्रकार का सामग्री है उस प्रकार को वर्गीकृत कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो जो दैनिक जीवन का उपयोग करने वाले अलग, श्रृंगार का समाधान का अलग, गृह निर्माण के लिए से रिलेटेड अलग, इस प्रकार से वस्तुओं का वर्गीकृत कर देते हैं। उसके बाद वो अलग से इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब तक ये डिटेल नहीं मिलेगा तो एक इतिहास बनेगा ही नहीं। इतिहास यानी कि पुरानी चीज़ें, पुरानी कहानियाँ, और ये ही नहीं पता है तो फिर कैसे आप इतिहास लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। अब बहुत सारी चीज़ों का, मान लीजिए जैसे कोई सामान मिल गया, अब उसके बारे में पता लगाना है कि कितना साल पुराना था, तो इसके लिए कार्बन डेंटिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से उनका अस्तित्व का पता लगाया जा सकता था। ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो वस्तुएं या फिर कुछ अवशेष मिलते थे उनका पता लगाने के लिए कि कब कितना साल पहले का है, तो उसको कार्बन 14 यानी कि C14 विधि का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कब्रिस्तान से बहुत सारी चीज़ें मिली है जो हम लोग को बताता है कि पुनर्जन्म आदि में विश्वास होता था, यानी कि उन लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ये जो चीज़ें मरने के बाद उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को दफना दिया जाता था। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म में हड़प्पा के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। अब मेन देखिए हड़प्पा समाज में ना शासक या कोई राजा, मेन एक राजा किसी का नाम को तो चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ तो कोई तो होगा जो पूरे उसके समाज को चलाता होगा। तो उसमें से देखिए पुरातत्वविद अभिलेख उस समय के दौरान शासकों या शासक प्राधिकरण के बारे में कोई तत्काल उत्तर नहीं देते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली एक बड़ी इमारत पुरातत्वविदों के, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में ना एक बड़ी इमारत मिली है, पुरातत्वविदों द्वारा एक महल के रूप में चिन्हित किया गया था, जो एक महल के रूप में था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। एक पत्थर की पुजारी राजा के रूप में मनाया गया, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और इसके पुजारी राजाओं से परिचित थे और सिंधु क्षेत्र मेसोपोटामिया में कई समानताएं पाई गई थी। याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में उस वक्त व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता था। ठीक है, और दोनों काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। और आपको पता होगा मेसोपोटामिया दजला एवं फरात, ठीक है, 2 नदियों के बीच में बसा वो क्षेत्र है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसके रीति रिवाज अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। हड़प्पा सभ्यता के जो रीति रिवाज अच्छी तरह से नहीं समझा गया, यह जानने के लिए भी उचित
साधन नहीं है कि उन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति थी जो धार्मिक कार्य करते थे। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था। बहुत सारे पुरातत्वविदों का मानना था कि शासक नहीं था। ठीक है, सभी को समान दर्जा प्राप्त था। सभी लोग क्या थे? समान दर्जा के थे, सभी को समान दर्जा प्राप्त था। दूसरों को लगता है कि कोई शासक नहीं था, लेकिन कोई शासक थे। अब ये देखिए, इतिहासकार लोग एक दूसरे में क्या है, मतभेद है कि कोई कहते हैं कि उसमें कोई शासक नहीं था, लेकिन कोई शासक थे। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि एक ही राज्य में था, क्योंकि कलाकृतियों में समानता है। अब इतिहासकार तो अपने अपने तरीके से देंगे ना अपना विचार। अब देखिए आगे, कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियां थी की स्थापना। जहाँ कच्चे माल अधिक मात्रा में पाया जाता था वहाँ बस्तियां बसी हुई थी। अब तक अंतिम सिद्धांत मान्य लगता है कि क्योंकि यह संभावना कम विश्वसनीय लगती है कि पूरा समुदाय सामूहिक रूप से ऐसे जटिल निर्णय लेता होगा और लागू करता होगा। अब बिल्कुल सही बात है कि बहुत जटिलता थी उन लोग के समाज में, इस प्रकार थी ना कि पता ही नहीं चल पाता था कि शासक कौन है और कौन निर्णय लेगा। बड़े निर्णय, छोटे निर्णय, इस तरह की बातें जो डिस्कस होती थी उन लोग के बीच में, वो कोई निर्णय लेने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। अब देखिए नेक्स्ट आगे है मानचित्र कार्य। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल पाकिस्तान का आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। मानचित्र उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा लगाए जहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कृषि के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए हैं वहाँ का उसको आपको घेरा लगाना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि धान की भूसी का जो प्रमाण है ना, वो रंगपुर से मिला है, जो गुजरात के अहमदाबाद में पाया जाता है। अहमदाबाद में था उस वक्त। और कलश सावधान घोड़े की हड्डी, इसका प्रमाण सुरकोटदा से मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान चन्हूदड़ों से मिला है, जो सिंधु नदी के किनारे विकसित बसा हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़े होंगे बुक, तो शायद उसमें आपको जानकारी मिली होगी। तो देखिए ध्यान से आप इसको देखिएगा, तो ये जो नक्शा है ना, बिल्कुल भारत का नक्शा जो है दिख रहा होगा आपको ऐसे, और ये ऊपर कश्मीर है, और फिर इधर से देखिए कटा हुआ जो चीन से सटा हुआ है। अब ये फिर यहाँ आपको मिल जाएगा देखने को गुजरात वाला पार्ट। देखिए अब भारत का नक्शा दिख रहा होगा आपको, और ये है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश हम लोग का। ठीक है, ये है हम पड़ोसी देश हम लोग का पाकिस्तान। अब ये इसी के आसपास में ना पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। देखिए ये है, इसी में पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। आपको हर जगह का नाम ये आप पता होना चाहिए। एक बार आप मैप देख लीजिएगा, उसमें सारा आपको मिल जाएगा आपको। इसको देखिए खुद से करना आपको। ठीक है,